दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी के विविध प्रश्नों का भाग 7, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के विविध प्रश्नों का भाग 7। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। ऑप्शन है आपके नाभादास, स्मिथ, ग्रियर्सन अथवा रहीम ने। तो सही उत्तर है नाभादास ने। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का महत्व बताने के लिए विद्वानों ने अनेक प्रकार की तुलनात्मक उक्तियों का सहारा लिया है। नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा था, स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना था और ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था। और यह तो बहुत लोगों ने बहुत बार कहा है कि उनकी रामायण भारत की बाइबिल है। और इन सारी युक्तियों का तात्पर्य यही है कि तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। तो याद रखिएगा, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। तो आप जानते हैं अमीर खुसरो दोस्तों तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते थे। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो था और इनके पिता का नाम सैफुद्दीन था। इनका जन्म 1253 में वर्तमान कासगंज उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था और वर्तमान में पटियाली कासगंज जनपद में स्थित है। अमीर खुसरो सूफी संप्रदाय के साधक और संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हजरत औलिया इन्हें तुर्क ए अल्लाह कहकर पुकारते थे और खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। ये मुख्य रूप से फारसी कवि थे। इन्हें तूतिए हिंद की उपाधि दी गई है। दोस्तों आप जान लीजिए कि तूतिए हिंद जो है, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद या तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं ताज उल फतह, तुगलकनामा, शारीन व खुसरो और लैला ओ मजनू इत्यादि हैं। फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे और अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है। तो उत्तर है अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। तो याद रखिएगा, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये कथन किसका है। तो आप जान लीजिए, ये कथन अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी यानी हिंदी में पूछो, मैं तुम्हें हिंदवी में अनुपम बातें बता सकूंगा। मनसदी किरासुद्दीनान में भी हिंदवी के संबंध में इस प्रकार की उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण करके उद्गार उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, रहीम किसके दरबार में कवि थे, आपको बताना है। ऑप्शन है पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या भोजराज। तो सही उत्तर है दोस्तों, रहीम जो है अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खां और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में इनका जन्म हुआ था। बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया था और बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया और अकबर रहीम से इतना प्रभावित हुए कि शाहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से रहीम को संबोधित करने लगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन नृपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है। ऑप्शन है बीशल देव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो या विजयपाल रासो। तो सही उत्तर है
पृथ्वीराज रासो। दोस्तों प्रस्तुत युक्ति में जल्हड़ को पृथ्वीराज रासो देने का उल्लेख है और ये वर्णन उस समय का है जिसमें पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था। उस समय चंदबरदाई महाराज के साथ गए थे और अपने पुत्र जल्हड़ को पृथ्वीराज रासो सौंप गए थे। कहा जाता है कि जल्हड़ ने ही चंद के अधूरे महाकाव्य को पूरा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीमा किस कवि की माता का नाम था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, रहीम दास, सूरदास, कबीर दास या मलूक दास? तो सही उत्तर है कबीर दास की माता का नाम था नीमा। कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था जिसे उसने वाराणसी के समीप लहरतारा तालाब के पास फेंक दिया था। वहां से गुजरने वाले जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने बालक के रूप में विद्यमान सत्पुरुष को अपने घर लाकर पालन पोषण किया। वैसे कबीर ने अपने माता पिता का कहीं भी उल्लेख नहीं किया, किंतु जाति जुलाहा और बनारस का रहने वाला बताया है। जन श्रुतियों में प्रसिद्ध है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है और कबीर दास की मृत्यु मगहर में हुई थी। उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1997 में संत कबीर नगर के नाम से एक नए जनपद का गठन किया है जिसका मुख्यालय खलीलाबाद मगहर से 7 किलोमीटर पश्चिम में है। खोज रिपोर्टों, संदर्भ ग्रंथों, पुस्तकालयों आदि में विवरणों के अनुसार उनके विरचित 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जिनमें अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल, अक्षरखंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली और ज्ञान सागर आदि हैं। बीजक जिसमें साखी, सबद, रामायणी शामिल हैं, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप जान लीजिए, मगहर संत कबीर नगर में कबीर दास की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ऑप्शन देखिए, गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या शेख फिदा हुसैन? तो सही उत्तर है शेख तकी। दोस्तों कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि बैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का माणिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर या गुरु थे और उन्हीं के कहने पर उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है कि शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जा रे, मैं मत हाथी आन झुकाए, सिंह रूप दिखराए रे, और निर्गुण कथें अभय पद गावें, जीवन को समझाए, काजी पंडित सबे हराए, पार को नहीं पाए। शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध ही हैं। उससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समकालीन थे और कबीर परिचय में अनंतदास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित कुछ तथ्यों का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। उनके अनुसार वे जन्म से जुलाहे थे, उनका निवास स्थान काशी था, उनके गुरु रामानंद थे और सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक प्रकार से यातना दी और उन्होंने 120 वर्ष का पवित्र जीवन पाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर किस शासक के समकालीन थे? आपको बताना है। तो उत्तर है सिकंदर लोदी के। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? तो आप जानते हैं दोस्तों, सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीरदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो उत्तर है संत रामानंद के। आप जान लीजिए दोस्तों, रामानंद जी प्रतिदिन काशी के पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे। कबीर उस घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त में जब रामानंद जी स्नान करने जा रहे थे तब उनका पैर कबीर की छाती पर पड़ा। वे चिल्लाए। रामानंद जी ने बच्चा समझकर तुरंत गोद में उठा लिया और कहे, अरे बेटा राम राम कह। यही कबीर का मंत्र हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण जोग की, ब्रज में आम उतारी।
तो इन पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और यहाँ खेप का अर्थ है माल का बोझ। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ दोस्तों ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। और सूरदास द्वारा रचित प्रस्तुत काव्य पंक्ति में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कर रही हैं और साथ ही इसमें श्लेष अलंकार है। और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। बी का अर्थ ये हो गया कि प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 ईस्वी का सन क्या होगा? तो सही उत्तर है 1520 ईस्वी। सन 927 आहा कथा प्रारंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन 1520 होगा। और पद्मावत का ये प्रारंभिक वचन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवित कहियो दोहा कहियो तुले न छप्पे छंद बिरच्यो यह विचार के यह बखे रसकंद, यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, रहीम, त्रिलोचन शास्त्री या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर है रहीम की। दोस्तों ये काव्य पंक्तियाँ अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा रचित हैं और ये बरवे नायिका भेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? देखिए, यह तन जारों छार के कहो कि पवन उड़ाए मकुत ही मारग उड़ी परे कंत धरे जह पाँव। याद रखिएगा, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए मकुत ही मारग उड़ी परे कंत धरे जहाँ पाँव। तो याद रखिएगा, ये पंक्तियाँ इसमें विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन है और ये काव्य पंक्तियाँ दोस्तों सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य की हैं, जिसमें विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन किया गया है। और पद्मावत 57 खंडों का महाकाव्य है जो ठेठ अवधि में रचित है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। कारण है क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही आर गलत है। आप जान लीजिए दोस्तों, अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखक की मूल शर्त है, लेकिन साहित्यकार वर्ग किसी विचारधारा विशेष से प्रतिबद्ध नहीं होता है, इसलिए ए सही आर गलत है। अगला प्रश्न भी दोस्तों कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया। कारण है कि उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी थी। तो उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया और उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? ऑप्शन देखिए, महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही उत्तर है बंग महिला। दोस्तों नारी विमर्श पर लेखन की शुरुआत का श्रेय बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था, उनको दिया जाता है और ये हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थीं। वे बंग महिला के छद्म नाम से लिखती थीं। ये मिर्जापुर के एक प्रतिष्ठित बंगाली महाशय राम प्रसन्न घोष की पुत्री और पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थीं। दोस्तों मिर्जापुर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आने के बाद ये हिंदी लिखने लगी। दुलाई वाली कहानी इनकी मौलिक कहानी है और इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है और ये कहानी 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंग महिला का असली नाम क्या था? तो आप जानते हैं बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। अगला प्रश्न है दोस्तों, घूरे के लत्ता बीने कना तन के डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो सही उत्तर है
प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, घूरे के लत्ता बीने, कनातन के ढोल बांधे, समझदार की मौत है, बात, मनोयोग, वृद्ध तथा भौं जैसे शीर्षकों से प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते थे और जिससे इनके विषयों की अनेक रूपता के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, ये निराला की रचना है। निराला की रचना की काव्य पंक्तियां हैं। इसके अलावा तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। विश्वास से मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, ये अज्ञेय द्वारा रचित पंक्तियां हैं। और मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मुक्ति बोध की रचना है। तो सही मिलान क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। यहाँ पर देखिए 3 1 2 4 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीरति भनति भूत भली सोई, सुरसर सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? ऑप्शन है यश की प्राप्ति, स्वांत सुखाय, लोक मंगल या ज्ञान धनार्जन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोक मंगल। आप जान लीजिए, कवि के रूप में तुलसीदास ने यद्यपि काव्य प्रयोजन में स्वांत सुखाय की चर्चा की है, लेकिन उनकी दृष्टि से लोकहित या लोक मंगल काव्य का मुख्य प्रयोजन है। इसलिए उन्होंने काव्य को सुरसरी के समान सबका कल्याण करने वाला कहा है और प्रस्तुत पंक्ति का यही निहितार्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ करुणानिधि के सौ सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? तो सही उत्तर है नील देवी। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित नील देवी नाटक से ये पंक्तियां ली गई हैं और ये ऐतिहासिक गीत रूपक नाटक नारी जाति के जागरण और देश प्रेम की प्रेरणा से ओतप्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन देखिए, ध्रुव स्वामिनी, देवसेना, कार्नेलिया या मधुलिका। तो सही उत्तर है कार्नेलिया। दोस्तों, आप जान लीजिए कि प्रस्तुत गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसमें भारत देश के विषय में कहा जा रहा है। कहने वाली यूनानी शासक सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया है, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव से प्रसन्न होकर कार्नेलिया भारत को अपना देश मानने लगती है और देश प्रेम के इस गीत में प्रसाद ने एक विदेशनी के माध्यम से भारत भूमि की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया एक विदेशी पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, सही है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, सही है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है, सही है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, ये सही नहीं है, क्योंकि इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया उपन्यास है, कहानी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम क्या है? तो आप जानते हैं, हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। देखिए, कथन है, कुंवर नारायण की काव्य कृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित हैं। कारण है कि क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। तो सही उत्तर है दोस्तों ए सही है, लेकिन आर गलत है। कुंवर नारायण की काव्यकृत चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित हैं और क्षणवाद छाया कविता की उल्लेखनीय विशेषता है, ये सही नहीं है। इसका कारण ये है कि कुंवर नारायण की काव्यकृति चक्रव्यूह की कुछ रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित और प्रभावित हैं और क्षणवाद दोस्तों नई कविता की प्रमुख विशेषता है। दिया गया तर्क सही नहीं है, क्योंकि क्षणवाद छाया कविता की विशेषता नहीं बल्कि नई कविता की विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? रोला, दोहा, पद या सवैया? तो सही उत्तर है रोला छंद। दोस्तों, रास पंचाध्यायी नंददास की काव्यकृति है जिसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की है?
तो याद रखिएगा ये पंक्ति बाल कृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, ये कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भगीरथ मिश्र। तो सही उत्तर है ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, और ये शुक्ल जी के भ्रमर गीत सार पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों उपर्युक्त पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कही हैं। उन्होंने भी उर्दू के उन्हीं शब्दों को लिया जिनका चलन हिंदी के पूर्व काल से था, और इनकी भाषा में विशेष सजीवता और बोलचाल का चलताऊपन है। इनमें विनोद प्रियता अधिक है, और इसी विनोद प्रियता के कारण ये पूर्वीपन की परवाह न करके बैसवारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का प्रयोग निसंकोच करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। इन पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन। तो सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों को प्रताप नारायण मिश्र ने हरिगंगा गीत के माध्यम से उस समय लिखा और ब्राह्मण में छापा था जब अनेक ग्राहकों ने ब्राह्मण का शुल्क नहीं भेजा था। इस तरह उन्होंने विज्ञापन में लिखा, दाता जजमान हमारे पाठक, अनुग्राहक ग्राहक, 4 महीने हो चुके हैं ब्राह्मण की सुधि लेव। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहिका हंसिस की कोहरही किसने कहा है? ऑप्शन है केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से, या फिर सूरदास से, वल्लभाचार्य से। तो सही उत्तर है मोहिका हंसिस की कोहरही, ये जायसी ने शेरशाह से कहा है। दोस्तों जायसी ने शेरशाह से एक पंक्तियां कही थी, एक बार जायसी शेरशाह के दरबार में गए तो बादशाह ने इनका कुरूप चेहरा देखकर हंस दिया, और जायसी ने शांत भाव से पूछा, मोहिका हंसिस की कोहरही, अर्थात तुम मुझ पर हंसा कि उस कुम्हार पर। इस पर शेरशाह ने लज्जित होकर क्षमा मांगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो सही उत्तर है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी, कथा सुसूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या फिर सूरदास। तो सही उत्तर है तुलसीदास। दोस्तों ये कथन तुलसीदास का है। लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी और अन्य विद्वानों ने गोस्वामी जी की इस उक्ति को प्रामाणिक मानते हुए शूकर खेत का अभिप्राय सोरो से माना है, और आचार्य शुक्ल का अभिमत है कि सूकर खेत को सोरो समझ लिया गया। सूकर क्षेत्र गोंडा जिले में सरयू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहां आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। शूकर क्षेत्र मध्यकाल में और उसके पश्चात तीर्थ रूप से मान्य रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की कथा सर्वप्रथम सूकर क्षेत्र में ही सुनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहें उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? तो सही उत्तर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। देखिए ये गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर के निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? तो आप जान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, और ये पंक्ति हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हर नाम। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है देखिए, कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास और कृष्णदास। तो सही उत्तर है, ये पंक्तियाँ कुंभन दास की हैं। कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं। किंवदंती है कि ये एक बार अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। सम्राट की भेजी हुई सवारी पर न जाकर ये पैदल ही गए, और जब सम्राट ने इनका कुछ गायन सुनने की इच्छा प्रकट की तो इन्होंने उपर्युक्त पंक्तियां सुनाई। इस पर अकबर ने प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहा, तो उन्होंने सबसे पहले ये इच्छा प्रकट की कि भविष्य में मुझे सीकरी न बुलाया जाए। यानी भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी के विविध प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।